हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इश्यूज, जो फोर्थ पेपर है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के अंतर्गत आते हुए इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो दिसंबर 2023 का है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इश्यूज, जो फोर्थ पेपर है F1004 CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का। इसी को सॉल्व आउट करते हैं। टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं। CCS यूनिवर्सिटी में एमएड का 20-80 का रेशियो रहता है, 20 इंटरनल और 80 एक्सटर्नल मार्क्स रहते हैं। और यहाँ पर इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है, जो तरीका है आंसर्स को अटेम्प्ट करने का, वो मेंशन किया है मैंने। पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच कैरी 4 मार्क्स। और पहला क्वेश्चन आता है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिड डे मील, यानी मिड डे मील योजना के महत्व को समझाना है। तो इसका जो हम सॉल्यूशन देंगे वो सबसे पहले हमें कि मिड डे मील जो योजना है, मध्याह्न भोजन की जो योजना है, उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद ये पूरी जो स्कीम है और इस स्कीम की जो इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इस योजना का, उसके बारे में ब्रीफली अपना आंसर देंगे। फिर बात आती है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसका अर्थ पॉसिबल है तो उसकी परिभाषा भी मेंशन करेंगे। उसके बाद हम पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे समावेशी शिक्षा का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसके बारे में हमें कोई 2 उद्देश्य बताने हैं। तो यहां पर भी हमें पहले समझाना पड़ेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, जो वर्तमान में चल रही है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद इसके उद्देश्य बताएंगे। लिखने के लिए यहां पर बहुत कुछ रहेगा, इसलिए वर्ड्स लिमिट हम छोटी रखेंगे और जो मेन उद्देश्य हैं उनके बारे में ज्यादा लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है राइट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मिडिल एजुकेशन, यानी मध्यकालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण 2 बिंदु बताइए। यहां पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूं कि 2 शब्द हैं, एक एंशिएंट और एक मिडिल ईव। जब हम एंशिएंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यानी हम बहुत प्राचीन समय के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एंशिएंट आता है तो हम बात करेंगे वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, इस समय की शिक्षा की। और अगर मिडिल ईव आ रहा है तो यानी मध्यकाल। हम यहाँ पर इस्लामिक जो टाइम ड्यूरेशन था, इस्लामिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मध्यकालीन है तो हमें मिडिल ईव एजुकेशन के बारे में बताना है और उसके 2 इंपॉर्टेंस बतानी है। मध्यकाल के समय की जो शिक्षण प्रक्रिया थी, शिक्षण पद्धतियां थी। उसके बाद जो 5वां शब्द आता है क्वेश्चन, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवोकेसी, कि वकालत से आप क्या समझते हैं। तो यहां पर मीनिंग और डेफिनेशन देंगे हम एडवोकेसी की, और मीनिंग और डेफिनेशन के बाद हम इस शब्द को अपने शब्दों में समझाएंगे। और अगर प्रॉपरली हम लिख सकते हैं एडवोकेसी के बारे में तो वो वेल एंड गुड है। फर्स्ट सेक्शन में इतना ही आता है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। जैसे अभी हमने बात करी थी मिडिल ईव पीरियड की और एंशिएंट की, तो यहां पर एंशिएंट के बारे में पूछा गया है। एंशिएंट
इंडिया में जो एजुकेशन थी, यानी प्राचीन भारत की शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। तो यहां पर हमें एजुकेशन सिस्टम बताना है एंशिएंट इंडिया, यानी कि वैदिक पीरियड या बुद्धिज्म पीरियड, बौद्ध काल या फिर वैदिक काल के समय की जो शिक्षण प्रक्रिया थी वो हमें यहां पर समझानी है, और उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो मुख्य विशेषताएं हैं, कोई भी एक पीरियड लेंगे हम, उसी की ही विशेषताएं बताने का है, उसी का ही हमें पूरा एजुकेशन पैटर्न, एजुकेशन सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद बात आती है एग्जामिन द मेन रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच 1854 की 1854 के वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशों का मूल्यांकन करना है। तो पहले हमें वुड का घोषणा पत्र समझाना पड़ेगा 1854 जो प्रतिपादित किया गया था, और उसके बाद उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी एजुकेशन के लिए उसको डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद बात आती है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जो अनिवार्य शिक्षा है स्वतंत्र भारत के बाद, अनिवार्य शिक्षा के विकास का वर्णन करना है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने भी कार्य हुए हैं, खासकर अनिवार्य शिक्षा के लिए, उनका पूरा ब्यौरा देना है। तो यहां पर हमें पहले कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, अनिवार्य शिक्षा के बारे में, फिर इसका जो विकास हुआ है कब, इंडिपेंडेंस के बाद का, उसके बारे में बताएंगे, और उसमें जो हम मेंशन करेंगे, मेंशन ऑल कमीशंस दैट सजेस्ट कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट, कि जितने भी आयोग आए हैं शिक्षा से संबंधित, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, जितने भी आयोग आए हैं उन आयोगों ने अनिवार्य शिक्षा के लिए जितने भी सजेशंस दिए हैं, जितने पहलू बताए हैं, उनका सारा डिस्क्रिप्शन इसके आंसर में हमें देना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, और इसमें पहला क्वेश्चन आता है व्हाट एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड इट्स implication for secondary education has been discussed in NCF 2005, यानी NCF 2005 ने प्रौद्योगिकी में प्रगति, टेक्नोलॉजी में और माध्यमिक शिक्षा के लिए किन निहितार्थ को पर चर्चा की है। तो सबसे पहले हमें एक जनरल इंट्रोडक्शन देना है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में, जो एनसीएफ 2005 में आई थी, उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। फिर एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, एनसीएफ 2005 में माध्यमिक शिक्षा के लिए और तकनीकी शिक्षा के लिए जितने भी सुझाव हैं, जितने कार्य हैं, जितनी प्रक्रियाएं बताई हैं, उनका यहां पर पूरा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था, उसमें जो तकनीकी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का जो पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहां पर आंसर्स देने हैं। फिर बात आती है हाउ डज गर्ल्स एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू एम्पावरमेंट एंड सोसाइटल प्रोग्रेस, यानी कि लड़कियों की शिक्षा सशक्तिकरण और सामाजिक प्रगति में कैसे योगदान देती है। तो सबसे पहले बालिका शिक्षा के बारे में बताएंगे हम जनरली, फिर एजुकेशन एम्पावरमेंट और सोशल प्रोग्रेस, सोसाइटल प्रोग्रेस के बारे में जो बात कही है, इन तीनों को आपस में रिलेट करेंगे और कैसे एजुकेटेड गर्ल्स, शिक्षित जो लड़कियां हैं, शिक्षित जो महिलाएं हैं, वो कैसे सशक्तिकरण में अपना योगदान निभा सकती हैं और समाज की प्रगति में कैसे अपना योगदान दे सकती हैं। यानी कि शिक्षित महिला को फोकस में रखते हुए सामाजिक प्रोग्रेस यानी सोशल प्रोग्रेस और सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट के बारे में अपना आंसर देना है।
फिर बात आती है व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1999 रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो पहले हमें बताना है नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1999 का जो आया है नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स, उसके बारे में ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देंगे और फिर उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करे हैं सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उनके बारे में विस्तार से अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। फिर बात आती है एक्सप्लेन द रोल ऑफ गुरुकुल्स इन द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कि पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल की भूमिका स्पष्ट करनी है। अब फिर से वही चीज आती है, अगर देखा जाए तो गुरुकुल परंपरा आजकल नहीं है, बहुत सीमित जगह तक चल रही है, लेकिन वैदिक काल में गुरुकुल परंपरा ही चल रही थी। तो यहाँ पर वैदिक काल का सीधा सीधा प्रश्न ना करके उसको गुरुकुल से जोड़ दिया है कि गुरुकुलों से कैसे हमारा जो इंडियन सिस्टम है, पारंपरिक जो तरीका है, उसमें गुरुकुल्स जो सेंटर हुआ करते थे एजुकेशन के, उसके रेफरेंस में रहते हुए अपना आंसर हमें कंप्लीट करना है। लिखना वही सब कुछ है जो हम वैदिक पीरियड के लिए शिक्षा के लिए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर सेंटर वैदिक पीरियड ना होकर हमारा गुरुकुल हो जाता है। और फिर लास्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑटोनोमी इन हायर एजुकेशन, कि उच्च शिक्षा में स्वायत्तता के गुण और दोषों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हमें समझाना पड़ेगा ऑटोनॉमी है क्या, स्वायत्तता क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसे समझाएंगे। फिर समझाएंगे कि हायर एजुकेशन में ऑटोनॉमी कैसे चल रही है, हायर एजुकेशन में ऑटोनॉमी का कैसे रोल हो रहा है, और फिर इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स, की हायर एजुकेशन में स्वायत्तता ऑटोनॉमी का मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है। यह भी जो क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन पेपर है हमारा फोर्थ पेपर का, वो लेंदी रहता है। तो अपनी स्पीड के साथ मैं हमेशा जो एक बात बोलता हूं, आपको जो कंटेंट लिखना है वो कंटेंट टू द पॉइंट जरूर हो। ऐसा कोई पॉइंट हम मेंशन ना करें जिसके हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए